हेलो डियर एस्पायरेंट्स, डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अभिषेक सिंह सिंगा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। थोड़े से मेरे लेक्चर्स लेट आ रहे हैं, रीज़न बिंग मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फंक्शन में आया हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं लाइव लेक्चर्स ले नहीं पा रहा हूँ। बट जब भी मुझे मौका मिल रहा है मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड डोंट वरी अबाउट द पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। जो भी पार्लियामेंट का लेक्चर बाकी है उसे मैं जल्दी आपको सैटरडे या संडे को मैं टाइम निकाल के आपके लिए लेके आऊँगा। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, रिवीजन करते रहिएगा, टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिएगा, PYQ जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें कवर करते रहिएगा, जितना भी आपसे एफर्ट होता है आप जरूर अपने एफर्ट्स को पूरे तरीके से करते रहिए। हिम्मत ना, जैसे कहते हैं ना, लास्ट का टाइम है। आप पूरे साल आपने मेहनत की, लास्ट के टाइम में घबरा जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, जितनी भी आपने मेहनत की है प्लीज़ उसका रिवीजन जरूर कीजिए। ठीक है, तो वेलकम टू दिस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सीरीज, जहाँ पे हम लोग हर बार हर लेक्चर में एक नया वर्ड देखते हैं, उस वर्ड का मीनिंग समझते हैं और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक नया वर्ड देखते हैं। ठीक है, आज का वर्ड है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस निष्कर्ष, मतलब अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड द रीजनिंग। ठीक है, कोई ऐसा कंक्लूजन जो एविडेंस या रीजनिंग के बेसिस पे आपको मिले, दैट इज कॉल्ड इन्फेरेंस। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं पे आपको एक आदमी गिरा हुआ मिलता है। सपोज वो रोड किनारे है, रोड साइड वो गिरा हुआ मिलता है और मतलब बेहोश हालत में मिलता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी। जो इंजप्शन याद करो, इंजप्शन मैंने समझाया था कि आपके दिमाग, आप ये एज्यूम करोगे कि हो सकता है इस आदमी ने ड्रिंक कर रखा है इसलिए ये रोड किनारे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी हो सकता है, या आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि ये आदमी बीमार हो। ठीक है, कहीं से आ रहा हो, थका हुआ हो और बेहोश होकर गिर गया। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी, या तो आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे या आप नेगेटिव थिंकिंग करोगे, है ना। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में एक एग्जम्पशन है, आपके दिमाग में पहले से प्री एज्यूम्ड कुछ आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनके बेसिस पे कर रहे हो, है ना। तो आप, और ये कहाँ से हो रहा है, क्योंकि आपने पहले देखा है, रोड किनारे पड़े हुए लोगों को देखा है बहुत बार, वो ड्रिंक करके ऐसे किनारे नाली में पड़े हुए रहते हैं, किनारे पड़े होते हैं। तो आपके दिमाग में ये एक आइडिया बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी साइड में आपके दिमाग में ये भी है कि हो सकता है कि वो आदमी बीमार हो, है ना, कहीं से चल के आ रहा हो, कहीं गिर गया हो, किसी रीज़न से थका हुआ हो बहुत ज़्यादा, एंड किसी रीज़न से बीमार होकर के गिर गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो आदमी सच में बीमार है या वो आदमी गिर गया है, मतलब बीमार है या ड्रिंक करके गिरा हुआ है। आप पास जाओगे, आप उसका स्मेल करोगे, उसके मुंह को स्मेल करोगे। स्मेल करने के बाद अगर उसके मुंह से आपको ड्रिंक करने की पता तो चलेगा, शराब पी रखी होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी तो क्या हो रखा है, ये आदमी ड्रिंक करके पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपको, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ड्रिंक तो नहीं कर रखी है, ये आदमी जरूर बीमार है, ठीक है, तो आप उसकी हेल्प करोगे। तो डेट इज इन्फेरेंस, है ना, कि जब आप एविडेंस के बेसिस पे किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो, देन डेट इज कॉल्ड इन्फेरेंस, एक निष्कर्ष। कि आपको, आपने एक आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आए, कुछ आइडियाज आए, है ना, एंड देन यू डिसाइडेड कि फाइनल इसका कंक्लूजन, और कुछ फिर जब वो थॉट्स आए, वो आइडियाज आए, उसके बाद आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो आपका फाइनल कंक्लूजन आया, डेट इज इन्फेरेंस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई एक आदमी आता है, वो आपके सामने चाकू लेकर के ऐसे घुमाना शुरू कर देता है। ठीक है, घुमाना शुरू कर देता है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि कहीं ये मुझे मार ना दे। ठीक है, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये चाकू लेकर के मुझे पेट में ना डाल दे। ठीक है, हर्ट ना कर दे। क्यों ऐसा आएगा आपको, क्योंकि कहीं आपने मूवीज में देखा है ना, कई मूवीज में देखा है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी देखा है कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भाई सनक गया वो आदमी का दिमाग, किसी डिप्रेशन में हो, बीवी से लड़के आया हो, किसी रीजन से आकर के मुझे आज ये, मतलब सामने वाले को आके हर्ट कर सकता है ना, ये चीज़ है। बट ये भी हो सकता है कि वो चाकू से अपना कुछ एंटरटेनमेंट कर रहा हो, कुछ अपने कहते हैं ना जैसे सर्कस में अपने कुछ हर दिखाते हैं, कुछ अपने एक्शंस कर रहा हो, है ना। अब ये चीज़ का आपको पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा उससे बात करके। आपने उससे बात की, अब पता चला कि वो, उसका वो ठीक था, उसका मूड ऐसा नहीं था, किसी को हर्ट नहीं करने आ रहा था वो, बट ही वॉज जस्ट प्लेइंग विद द नाइफ, इसलिए वो ऐसे कर रहा था। तो आपने इन्वेस्टिगेट किया कि ये इंसान जो मेरे पास है, ये चाकू लेकर के ऊपर नीचे कर रहा है, ही इज जस्ट प्लेइंग विद दैट नाइफ, है ना। तो आपका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि वो मुझे हर्ट करने नहीं आया है, ही इज डूइंग समथिंग दैट इज, जो उसको फनी लग रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फेरेंस, दिस इज कॉल्ड निष्कर्ष। तो आपको समझ में आया क्या मतलब होता है? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है,
एंड सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर। अब हम लोग इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है, जैसा कि हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहले कीवर्ड को देखते हैं। हर क्वेश्चन में सबसे पहले कीवर्ड देखना है कि आपको कीवर्ड क्या पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन का कीवर्ड, फिर हम लोग जब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में कीवर्ड को मार्क करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का कीवर्ड क्या देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the most logical and the rational inference that can be made from the above passage। ठीक है, इन्फेरेंस के बारे में पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करते रहेंगे। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग। ठीक है, जो बैंक क्रेडिट सिस्टम है इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो दिया जाता है वो श्रिंक होना शुरू हो चुका है। ठीक है, बैंक क्रेडिट इंडस्ट्रियल सेक्टर श्रिंकिंग। Its decline has been a serious concern as credit growth is essential to revive investment। Decline जो है serious concern है, क्यों? क्योंकि credit growth essential for investment। ठीक है, credit growth essential भी कर लोगे तो होगा। The problems origin lie in incomplete reforms in last 24 years। ठीक है, incomplete reforms के बारे में बात की गई है। ठीक, an institutional change that should have followed the 1991 reforms। Institutional change followed 91 reform should have been setting up of a resolution corporation for banks। देखो, should have followed की बात की है, यानी यहाँ के मतलब कहा गया है कि ये चीज होनी चाहिए थी। इस चीज को मार्क करो, should have followed। हुआ, ऐसा हुआ नहीं, बट ऐसा होना चाहिए था कि should have followed should have been setting up of a resolution corporation for the bank। मतलब क्या, एक रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन की बात की गई है कि बैंक्स के लिए एक रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए था। इन अ मार्केट इकोनॉमी विद बूम्स एंड द बर्स्ट, बैंक शुड बी अलाउड टू बी सेटअप एंड टू फेल। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, बैंक सेटअप एंड टू फेल। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में बैंक को सेटअप और फेल होने का अलाउ करना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मार्केट इकोनॉमी है ना, बैंक सेटअप करो फेल हो जाओ। ये ऑथर का कहना है कि वहाँ पे बैंक को इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो सेटअप हो रहे हैं तो ग्रो, जैसे ग्रो होते हैं वैसे फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपका ऑथर का कहना है कि जिस तरीके से एक मार्केट इकोनॉमी में बैंक सेटअप होता है तो वो ग्रो करता है, वैसे वो फेल भी हो सकता है। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम टू शट डाउन। आज की बात की गई है कि आज के सिस्टम में वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स, नो प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, शट डाउन इसलिए किया नहीं जा सकता क्योंकि आज कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि बैंक को सिस्टम के साथ एक प्रॉपर तरीके के साथ क्या किया जाए, बंद किया जा सके। वीक लॉस मेकिंग बैंक्स कंटिन्यू। ठीक है, लॉस मेकिंग बैंक्स जो है वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं टू नीड मोर कैपिटल। ठीक है, ये जो वीक लॉस मेकिंग बैंक्स है ये आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इनको और कैपिटल की जरूरत है। तो हमने पैराग्राफ देखा, इसमें क्या बताया गया, बेसिकली ये बताया गया कि आज के टाइम में जो बैंक क्रेडिट सिस्टम है, बैंक को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बैंक क्रेडिट लोन दिया जाता है वो श्रिंक कर रहा है। ठीक है, और इसके पीछे और क्रेडिट ग्रोथ को ये भी बताया गया कि क्रेडिट ग्रोथ एसेंशियल है इन्वेस्टमेंट, मतलब क्रेडिट ग्रोथ जो है जो लोन देते हैं, क्योंकि क्रेडिट जब आप क्रेडिट दोगे इंडस्ट्रीज को तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी और इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो ग्रोथ होगा, है ना। इस चीज को बताया गया। अब बताया गया है कि बैंक्स इस, और ये भी क्यों, ये श्रिंक क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे ऑथर का ये कहना है कि 25 साल पहले 1991 में जो रिफॉर्म हुए थे वहां पे बैंकों को बंद करने के लिए उनको, मतलब अगर कोई वीक बैंक है या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए को एक रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन को भी एस्टैब्लिश करना चाहिए था। ठीक है, जो नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज के टाइम में किसी भी बैंक को प्रॉपरली शट डाउन करने का सिस्टम नहीं है हमारे पास। दिस वाज द एंटायर पैसेज। अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंडियन बैंकिंग लॉजिकल इन्फेरेंस के बारे में पूछा हुआ है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा कहाँ है, कहीं पे आपको कंक्लूजन कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है बैंक क्रेडिट सिस्टम की। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 1991 हैव नॉट हेल्प्ड
इन इम्प्रूविंग द लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक टू एक्सपेंड, नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी बात नहीं की गई है। यहाँ पे तो ये कहा गया है कि जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसमें एक बैंकिंग रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन नहीं किया गया। दूसरा, इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ द बैंक्स। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, देखो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन की बात की गई है ना कि इंडिया लैक करता है, ठीक है, एक ऐसा रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन जो 1991 में फॉर्म करना चाहिए था उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इंडिया लैक कर रहा है टू डील विद द फेलियर ऑफ द बैंक्स, ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। चलो इसको हम लोग अभी रख लेते हैं। अगला, encouraging the foreign investment in our industrial sector is a good alternative to sector's dependence on banks for credit। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हुई है क्या कहीं पे? बिल्कुल नहीं हुई है। किसी भी कीवर्ड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? नहीं है, तो डेट मींस दिस इज, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है? इन्फेरेंस लोगों को बहुत टफ लगता है, बट मैंने आपको इसके लिए बहुत ईजी बना दिया है, आपके लिए ध्यान रखना। अगला पैसेज आ जाओ। द पर्ल्स वैरायटी प्यूस, इसमें देखो सबसे पहले क्या है आपका क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो दिया गया है पल्स के बारे में है, एंड इसमें भी मोस्ट रैशनल इन्फेरेंस पूछा हुआ है। इन्फेरेंस पूछा है यानी हमें क्या करना है, हमें देखने हैं कि क्या क्या प्रूफ है, क्या क्या एविडेंस है, ठीक है, मैंने मीनिंग समझाई दी है। जो पैसेज पढ़ेंगे इनमें से कुछ एविडेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, एविडेंस के बेसिस पे हम लोग अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एविडेंस कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने का जो क्वेश्चन तरीका रहेगा, पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में से कीवर्ड्स को मार्क करेंगे, ठीक। अच्छा, ये पांचों ऑप्शन के बाद है ना आपका दिया हुआ है कि 2 3 5 1 4 5 2 3 एंड 1 4, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, चलो पहले पैसेज पढ़ते हैं। द पर्ल्स वैरायटी पूषा अरहर 16 हैज द पोटेंशियल टू बी ग्रोन इन पैडी ग्रोइंग रीजन ऑफ पंजाब। ओके, पर्ल्स वैरायटी पूषा अरहर 16 की बात की गई है, इसकी पोटेंशियल है to be grown in paddy growing regions of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and eventually in all of India। मतलब ये कहा गया है कि जो पर्ल्स वैरायटी पूषा अरहर 16 है, इसके पास ये जो है आपके पैडी ग्रोइंग, ठीक है, जहाँ धान की खेती होती है ना, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ग्रो करने की पोटेंशियल रखता है, ठीक। इट्स यील्ड about 2000 kilogram per hectare will be significantly greater than those of the existing varieties, and because its size will be uniform, it will be amenable to mechanical harvesting, ठीक है। its yield क्या है, will be significantly greater than those of existing varieties, मतलब yield जो है greater होगी existing variety से, and size uniform होगा, और जिसकी वजह से ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी सुटेबल है, ठीक है। क्या कहा गया, एन अट्रैक्टिव फीचर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया हु करेंटली यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर द पैडिंग, ठीक है। इसकी जो साइज है वो यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी सुटेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरहर स्ट्रॉ अनलाइकली पैडी स्ट्रॉ इज ग्रीन एंड कैन बी प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल, ठीक है। इसके एक इंपॉर्टेंट फीचर की बात की गई है कि अरहर स्ट्रॉ जो है अनलाइक पैडी स्ट्रॉ, अनलाइक वाला वर्ड इस ग्रीन होता है, एंड प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल, ये इसको बैक वापस से इसका जो स्ट्रॉ होता है, ठीक है, उसको वापस से सॉइल में डाला जा सकता है। इन पैडी स्ट्रॉ के केस में क्या होता है, हाई सिल्क का कंटेंट विच डज नॉट अलाउ फॉर इजी डिकम्पोजिशन। अच्छा, जो आपका कहा गया कि अरहर स्ट्रॉ जो है इसको वापस से सॉइल में आप वापस से मतलब डिकम्पोज हो जाएगा वो, बट जो पैडी स्ट्रॉ होता है उसमें क्या होता है, आपका सिल्क का कंटेंट हाई होता है, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज नहीं हो पाता इजीली, ठीक, हाई सिल्क का कंटेंट। इन केस ऑफ अरहर द फार्मर्स इवन आफ्टर कंबाइन हार्वेस्टिंग जस्ट नीड्स टू रन अ रोटोवेटर टू कट द लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ इनटू पीसेस। अरहर के केस में क्या है, अगर एक सिर्फ रोटोवेटर टू कट द लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ इनटू पीसेस, अरहर के केस में क्या होता है, एक रोटोवेटर भी आप चला दोगे जो लेफ्ट किसके लिए, जो बचा हुआ स्ट्रॉ है तो वो कट जाएगी, वो साफ हो जाएगी, ठीक है। विच कैन बी प्लग बैक एंड डिकम्पोज वेरी फास्ट, ये तो हमने देखा ही बहुत तेजी से वो डिकम्पोज होता है, उसको वापस से जोत दोगे तो वो वापस से डिकम्पोज हो जाएगा सॉइल में, ठीक है। ऑल दिस इज डिफिकल्ट विथ लेफ्ट ओवर पैडी स्टॉक्स, ये डिफिकल्ट काम है पैडी स्टॉक्स के साथ, दैट कैन नॉट बी इजिली साल्वेज्ड और प्लग्ड बैक, ठीक है, जिसको आसानी से वापस खेत में नहीं
जोता जा सकता है, नहीं वापस से उसकी खेती की जा, उसको वापस से नहीं डाला जा सकता है। फार्मर्स देयरफॉर चूज द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ सिंपल। तो अब जब पैडी स्ट्रॉ जो है जिसको वापस से खेत में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं फार्मर्स, उसको इजीली एक इजी सा ऑप्शन करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं पैडी स्ट्रॉ को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पल्स वैरायटी पर एक पल्स पूसा अरहर की बात की गई है और बोला गया है कि ये कैसे जो है आपका पैडी स्ट्रॉ के इसके जो स्ट्रॉज होते हैं या इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है कि जो आपकी पैडी की खेती होती है उसको दिखाया गया कि उसको जो स्ट्रॉज होते हैं उनको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट यहाँ पे जो पूसा अरहर 16 है जो एक पल्स वैरायटी है, इसके स्ट्रॉज को ये इजीली डिकम्पोजेबल है, इनको साफ करना आसान होता है। ठीक है, बेसिकली कंपैरिजन किया गया है जहाँ पे जो पल्स वैरायटी है उसको बेटर बताया गया है एज कम्पेयर टू द पैडी। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। फार्मर्स इनकम विल बी हाइयर विद पल्स कल्टीवेशन देन विद द पैडी कल्टीवेशन। कहीं इनकम की बात की है क्या फार्मर्स इनकम की? नहीं, कहीं पे भी इनकम की बात नहीं की गई है। पल्स कल्टीवेशन कॉजेस लेस पॉल्यूशन एज कंपेयर टू द पैडी कल्टीवेशन। देखो यहाँ पे जो है ना, आप देखो एक लास्ट वाली लाइन पढ़ो, फार्मर्स देयरफॉर चूज द इजीएस्ट ऑप्शन ऑफ सिंपली बर्निंग इट। ठीक, तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये हमें कहीं ना कहीं बता रही है कि बर्न करने के बाद क्या होता है, पॉल्यूशन होता है ना। इन्फेरेंस क्या होता है आपका, इन्फेरेंस आपको एक कंक्लूजन देना है प्रूफ के बेसिस पे। तो आपको पॉल्यूशन होता है, तो मतलब पॉल्यूशन में बताया गया है कि अगर आप पल्स कल्टीवेशन करेंगे जहाँ पे स्ट्रॉ को आपको बर्न नहीं करना पड़ा, वो इजीली डिकम्पोजेबल है, तो उससे क्या होगा, आपका जो पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। बट यहाँ पे अगर बर्न करोगे तो पॉल्यूशन होगा, तो एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है। सो दिस इज द ऑप्शन हम रखते हैं। तीसरा, पल्स स्ट्रॉ कैन बी यूज टू सॉइल क्वालिटी। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये शायद कहीं पे था भी। plugged can be in paddy can be plugged high silica content decompose and just needs to rotate the leftover plugged back very fast। ठीक है, तो इसको भी अपन लोग छोड़ देते हैं अभी, है ना, दो को रख देते हैं। यहाँ पे सॉइल क्वालिटी की कहीं बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरहर स्ट्रॉ अनलाइक पैडी स्ट्रॉ इज ग्रीन एंड कैन बी प्लग्ड बैक टू द सॉइल। इन पैडी स्ट्रॉ द प्रॉब्लम इज हाई सिलिका विच डज नॉट इजी डिकम्पोजिशन। ठीक है, इजी डिकम्पोजिशन, हाँ यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हो, क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज हो रहा है तो सॉइल के लिए तो अच्छा है भाई। डिकम्पोज हो रहा है यानी ह्यूमस बनाएगा, ह्यूमस समझ रहे हो ना, ह्यूमस बनाएगा तो वो सॉइल की क्या है, उर्वरक शक्ति जो है, सॉइल की जो आपकी उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ा देगा, है ना। तो इजीली डिकम्पोजेबल है यानी डेट इज बेनिफिशियल फॉर द सॉइल, तो ये भी हमारा सही हो सकता है। ठीक, चौथा, इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पैडी स्ट्रॉ हैज नो यूजफुलनेस। ऐसा कहीं लिखा है क्या, पैडी स्ट्रॉ हैज नो यूजफुलनेस? कंटेक्स्ट ऑफ ऐसा तो नहीं है, इसमें यह बताया गया है कि आपका जो अरहर का स्ट्रॉज है वो बेटर है एज कंपेयर टू पैडी स्ट्रॉ। बट ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि पैडी स्ट्रॉ जो है वो उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। ठीक, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है नो यूजफुल। वैसे भी देखो यूपीएससी में ना कभी भी एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली गलत होते हैं, चाहे वो सीसेट का पेपर हो चाहे आपका जीएस का पेपर हो। तो बिल्कुल यहाँ पे नो यूजफुलनेस मतलब बिल्कुल एक एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक, उसके बाद मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रगल बर्निंग। नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो हमारे पास 2 और 3 बेटर ऑप्शन है, 4 थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ठीक, बट स्टिल ये रॉन्ग होना चाहिए, बट हम लोग ऑप्शन से देखेंगे फिर आगे। अब ऑप्शन देखो 2, 3 एंड 5। नहीं, 5 बिल्कुल नहीं है, 5 भी हटा दो। फिर यहाँ पे 2, 3 एंड 1, 4 है। बेस्ट ऑप्शन इज द सी। तो समझ में आया किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अगर कोई भी डाउट होता है, फिर भी इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक, मैसेज है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप हमारे, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ मैं द हिंदू का डेली एनालिसिस डालता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोनों जो वर्क के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी। आ जाओ लास्ट पैसेज देखते हैं। अब पैसेज 5, इसमें भी क्या लॉजिकल इन्फेरेंस की बात की गई है ना। देखते हैं क्या क्या है इसमें। 2 ही ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, है ना। ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तो दिक्कत क्या होती है, अगर तुम ज़्यादा ऑप्शंस पढ़ोगे तो उनको रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। पता लगा आपने पहले पैसेज ऑप्शंस पढ़ा, भूल गए भाई पूछा क्या था, है ना। जब छोटे ऑप्शंस है तो पहले आप एक बार ऑप्शंस देखो, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ स्टेट
इन क्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट, मतलब रीथिंक एंड रीडिफाइन किसके, इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट, है ना। तो जो इकोनॉमिक स्टेट का मतलब हमारे देश का जो इकोनॉमिक रोल है डेवलपमेंट के लिए, उसको वापस से क्या कह रहा है, उसको वापस से कंसिडर करना चाहिए, है ना। मतलब स्टेट जिस तरीके से डेवलपमेंट के लिए कुछ नई पॉलिसीज लानी चाहिए, कुछ इस तरह की बातें की गई है। दूसरा क्या है, इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन देम, मतलब इंडिया ने अभी इफेक्टिव ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई है। इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज इन सोशल सेक्टर नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, मतलब सोशल सेक्टर में जो है उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि सोशल सेक्टर में जो पॉलिसीज आनी चाहिए वो पॉलिसीज नहीं आई हुई है, और जो पॉलिसीज आई भी हैं उनमें भी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। दिस इज द सेकंड ऑप्शन कि सोशल सेक्टर की पॉलिसीज को अभी इफेक्टिवली इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंट नहीं किया है। चलो अब दोनों ऑप्शन देख लिए, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज शेप्ड लार्जली बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट then by the economic priorities of the people or by the long term development objective. Okay, इसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की गई है। ये शेप हुए थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म जो आया गया था वो क्यों शेप किया गया था, वो इसके लाने का रीजन क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट देन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल। कहने का ये सेंस है कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को जरूरत थी, गवर्नमेंट में इतने इश्यूज चल रहे थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज में इतने इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लाया गया, ठीक है। दस देयर वर लिमिटेशन इन कंसेप्शन एंड डिजाइन विच हैव बीन सब्सिक्वेंटली वैलिडेटेड बाय एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से अब इसकी वजह से फॉल्ट क्या हुआ कि लिमिटेशंस आ गए किसमें, डिजाइन एंड कंसेप्शन में, जो पता कैसे चला, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, है ना, वैलिडेटेड बाय एक्सपीरियंस। Jobless growth, persistent poverty and rising inequality have mounted as problems since economic liberalization has begun. अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जॉबलेस ग्रोथ हुई, persistent poverty बढ़ती गई, inequality बढ़ती गई, ठीक। And all these years later, four quite crises confront the economy, agriculture, infrastructure, industrialization and education as constant on the country's future prospects. अब देखो इतने सालों बाद भी जो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्होंने कंट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, ठीक है, काफ़ी एक कांस्टेंट, मतलब उन पे क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि इनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये चार सेक्टर कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, एज कांस्टेंट ऑन कंट्रीज फ्यूचर सेक्टर, ठीक। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, ठीक है, ये क्या है, कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर की बात हो रही है ना। एजुकेशन हो गया आपका, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, ये जॉबलेस ग्रोथ, परसिस्टेंट पॉवर्टी, राइजिंग, ये क्या है, सोसाइटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ना, और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड जो हमारा दूसरा ऑप्शन था ये मिलता हुआ नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या था कि इंडिया हैज नॉट मेड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इन इट्स पॉलिसी ऑफ सोशल सेक्टर्स, ठीक। तो इसी रीजन से तो आज हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ है, परसिस्टेंट पॉवर्टी है, तो कहीं ना कहीं आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। देखो पढ़ते पढ़ते आपने दूसरा ऑप्शन निकाल लिया, है ना। These problems must be resolved if economic growth has to be sustained and transformed into a meaningful development. कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो भाई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही होगा, है ना। यानी लास्ट में कंक्लूजन दिया गया है कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम करनी है तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अब पहला ऑप्शन पढ़ो, इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ स्टेट इन द क्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। लास्ट लाइन और पहला ऑप्शन दोनों मैचिंग है ना, सेम सेम, बस वर्ड्स बदल गए, है ना, शब्द बदल गए, है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा आपने देख ही लिया, दूसरा भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स 1 2, बोथ है 1 2, 9 है 1 एंड 2, तो यहाँ पे सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया, इन्फेरेंस के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। आज का लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, कोई इशू तो नहीं है, कोई भी डाउट होता है ना आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मुझे बता दिया करो, या टेलीग्राम पे हमारे हर वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो ऑन, वहाँ पे भी आप मुझे, अगर आप यूट्यूब पे पब्लिकली नहीं कुछ ऐसा डाउट अपना पूछना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हो।
बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो लाइक किया करो यार, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इतने अच्छे लेक्चर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बना रहा हूँ आपके सीसेट के इश्यूज को आप 1 मिनट में चुटकी बजाते ही अपने जो पैसेज है उसको सॉल्व कर पाओ। उसके लिए मैं आपके लिए मतलब लाइव जो है क्वेश्चन जो भी वर्ड समझाता हूँ उसके लिए फिर एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करता हूँ। तो वीडियो को शेयर किया करो और दोस्तों के साथ भी पहुंचाया करो, है ना। ये पूरी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस हमारी पॉलिटी सीरीज़ भी चल रही है जहाँ पॉलिटी के लेक्चर चल रहे हैं, है ना। अभी पार्लियामेंट आने वाला है, हमने यूनियन गवर्नमेंट तक देख लिया, अभी पार्लियामेंट का लेक्चर आने वाला है। सो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। हिंदू का जो एनालिसिस है वो डेली आपको मिल जाता है ना। तो हमसे जुड़ कैसे सकते हैं? फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम इज़ द मोस्ट, आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी वहाँ पे अभी चार्ज नहीं लग रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले एक नए वर्ड के साथ, और आप सभी लोग मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।